Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. So the new Creta is here for quite a while now, and as you can see, the car gets a major upgrade. नई क्रेटा को पुरानी क्रेटा से बिल्कुल अलग शक्ल मिलती है, बिल्कुल ही अलग अकल मिलती है, क्योंकि इस कार के अंदर ना ही सिर्फ बाहर से डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस अंदर से भी हैं और वो डिफरेंसेस इंजन तक हैं। तो आज हम देखेंगे क्या Hyundai ने इस कार को अपग्रेड करके जितने भी राइवल्स हैं उनको दिक्कत में डाला है या नहीं, एंड क्यों ये गाड़ी आपको उन राइवल्स के मुकाबले लेनी चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये डिज़ाइन Hyundai ने लिया है Hyundai Palisade गाड़ी से, और जब से हैरियर लिखा है ना गाड़ी के पीछे, तब से हर छोटी गाड़ी ने पीछे नाम लिखना शुरू कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि गाड़ी में जो विंडो है, सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो ही ऑटो अप डाउन है। तो अगर मैं इसको हाफ प्रेस करूँ बटन को और छोड़ दूँ, एंड अगर मैं अपने डोर के जैसे पिछले डोर के ओपनिंग एंगल की बात करूँ, आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं बिकॉज इस गाड़ी को ना सनशेड मिलते हैं, तो पिछले डोर के ओपनिंग एंगल भी अगले डोर के जैसे बहुत ज़्यादा शानदार है, यानी अंदर बैठने और बाहर निकलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। काश मैं ये बात Hyundai वर्ना के लिए बोल पाता। एंड जो थर्ड है इस गाड़ी का वो अच्छा है, तो आपको ओवरऑल एक सेफ फीलिंग ज़रूर आती है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी पिछली सीट पर बैठ के, वो यही आइटम लगी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ बाहर से लगवाते हो तो आप भागीदार हो जाते हो चालान के, फ़ाइन के, लेकिन अगर ये कंपनी से लगा लगाया आता है फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग जो मुझे अच्छा लगा इस गाड़ी के बारे में। मेरे को लगता है ये चीज़ जो बाकी की गाड़ियाँ हैं सेगमेंट के अंदर, उनके अंदर भी होनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दी। एंड ओवरऑल जो स्पेस अभी मैं बैठा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज एक चेंज किया आज मैंने वीडियो के अंदर। यूजुअली मैं पहले जो वीडियोस करता था तो मैं बताता था मिनिमम लेग रूम कितना है, मैक्सिमम कितना है, पर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई मिनिमम मैक्सिमम से हमको क्या पता चलता है, आप अपनी पोजीशन पर गाड़ी को सेट करो और फिर बताओ कितना लेग रूम आपको मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे किया जाए। तो ये पोजीशन इस समय मेरे ड्राइविंग के हिसाब से सेट है, यानी अगर यहाँ बैठ के मुझे गाड़ी चलानी हो तो मैं बहुत आराम से 5-6-7 घंटे गाड़ी चला सकता हूँ, इतने कंफर्टेबल मैं पोजीशन पे इसको सेट किया है। और उसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो, उसके बावजूद मेरे पास प्लेंटी नी रूम है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो दिस इज़ द मैक्सिमम लेग स्पेस, जो कि थोड़ा सा ही ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत इनफ जगह है। यहाँ पर मैं छोटा मोटा सामान रख कर भी बैठ सकता हूँ, यानी अगर मुझे लगता है बूट कम है, मुझे एक्स्ट्रा सामान रखना है, तो यहाँ छोटा मोटा सामान रख के भी आराम से बैठा जा सकता है। बहुत ज़्यादा खुली जगह है गाड़ी के अंदर। इट इज़ अ वेरी स्पेशियस कार फॉर दिस साइज़। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर कोई चीज़ दिखाना चाहूँ तो वो उस कैमरे से दिखाना मुश्किल हो जाएगा। सो इन 3, 2 and 1, सो दिस इज़ द स्पेस एट द बैक ऑफ क्रेटा, एंड एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा जगह, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि ये सीट्स ना स्कूप्ड आउट वाली नहीं है, मतलब जैसे कुछ स्कूप्ड आउट सीट्स होती है जिनमें थोड़ा सा अंदर होता है, तो ये इतना अंदर भी नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्लेन। उसके बावजूद मेरे को बहुत ज़्यादा जगह बची हुई है, तो मुझे जगह की मैनेजमेंट इसमें अच्छी लगी। इनफैक्ट जगह पुरानी क्रेटा में भी सही थी, बट इसमें मेरे को लगता है थोड़ा इन्होंने बेटर ही कर दिया उसको। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर 3 लोग बैठना चाहें तो जो विड्थ है बेंच की वो बहुत ज़्यादा है, बैक की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस गाड़ी में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये 3 लोगों के बैठने वाली बात मुझे पुरानी क्रेटा में थोड़ी सी खटकती थी, लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है कि 3 लोग बहुत आराम से बैठेंगे। एंड अगर मैं डोर्स की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये मस्त चीज़ दिखा चुका हूँ, तो इसको जाने देते हैं।
तो अगेन आगे की तरफ पीछे भी मल्टीपल मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रीमियमनेस बनी रहती है। देन आपको पीछे एक बॉटल होल्डर मिलता ज़रूर है, पर यहाँ पे हर शेप की बॉटल नहीं आएगी, तो मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे आप सिर्फ छोटी वाली बॉटल्स रखें और कुछ भी नहीं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको सेंटर पे थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, जहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं अपना सिर्फ मोबाइल वगैरह लगा सकते हैं। देन यू हैव दिस चार्जिंग पॉइंट एज वेल। ऊपर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर कार के अंदर ना आपको जो एक स्मार्ट एयर करके इनका प्यूरीफायर आता है, प्यूरीफायर नहीं कहेंगे उसको, एक एयर फिल्टर होता है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली Hyundai कॉल्स इट, बट बेसिकली गाड़ी की हवा को साफ़ करने के लिए ना यहाँ पे एक एलिमेंट लगा होता है इसके अंदर, तो वो आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। उसमें आपको एक स्क्रीन पीछे मिल जाती है, थोड़ा सा बेटर आपको फीलिंग आती है उस AC की। स्मार्ट एयर, स्मार्ट प्यूरीफायर, समथिंग लाइक दैट। आई डू नॉट नो एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। सो इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ वेंट्स मिलते हैं जो कि कंट्रोलेबल भी नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट हैज़ एनी प्रॉब्लम विद इट। एटलीस्ट ये ऑन ऑफ होते हैं, अगर आप ऑफ कर देते हो तो आपकी सारी कूलिंग आगे आगे मेंटेन रहती है, अगर आप ऑन कर देते हो तो आपकी कूलिंग पीछे भी आ जाती है, तो इट इज़ फाइन विद मी। एंड देयर इज़ अ थिंग विच आई हैव जस्ट नोटिस्ड कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी द कैमरा वॉज अबाउट टू फॉल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्क्रूज़ हैं, तो ये स्क्रूज़ आई बिलीव ऐसे नहीं होने चाहिए, या तो ये इस वेरिएंट में उन्होंने छोड़े हुए हैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर वगैरह हो सकता है टॉप मॉडल का यहाँ लगता हो या कोई और चीज़ हो। सो मैं डेफिनेटली ओनर को इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि इस स्क्रू के ऊपर कुछ लगवा लिया जाए, बिकॉज ये ऐसे किसी को लग सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको सीट के ऊपर 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच वाले के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है, तो मे बी Hyundai अभी भी टारगेट कर रहा है कि यहाँ बच्चे बैठेंगे। देन सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जो कि फिलहाल इस गाड़ी का बंद है, तो वी वोंट ओपन इट, क्योंकि आर्मरेस्ट में यूजुअली आपको पता ही है क्या होता है, 2 कप होल्डर होते हैं, दैट्स ऑल। सो वी डोंट हैव टू ओपन इट। जो ओवरऑल थाई सपोर्ट है इट इज़ वेरी नाइस, बट अगेन मेरे को लगता है शायद सेल्टोस की थाई सपोर्ट थोड़ी सी बेटर है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट येस इट इज़ डिसेंट, इट इज़ जस्ट नॉट द बेस्ट। इस सेगमेंट में बेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मैं फिर भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा। देन क्योंकि ये क्लॉथ वाली सीट है, तो जो फैब्रिक सीट होती है, क्लॉथ सीट जिसको भी कह देते हो आप, तो वो यूजुअली थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है लेदर के मुकाबले। लेदर वाली साफ़ सुथरी जल्दी हो जाती हैं, लेकिन कंफर्ट मुझे पर्सनली फैब्रिक सीट पे ज़्यादा लगता है, ठीक है। एंड सीट्स के अंदर भी आपको वो कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा जो इन्होंने फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर दिया है, सम ऑफ वाइट एंड ब्लैक का, तो यहाँ पर भी सेम से ही आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द रेयर। अगर मैं ऊपर दिखाऊँ आपको तो हैंडल के अलावा आपको यहाँ पे एक लाइट का स्विच मिल जाता है, तो दिस इज़ हाउ यू टर्न इट ऑफ एंड ऑन। ये लाइट को भी प्रेस वाला बना देते हैं जैसे आगे दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा प्रीमियम लगता है मुझे लगता है, क्योंकि खर्चा तो इनका शायद बराबर ही आया होगा, बट अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कोई सनरूफ आपको पीछे से बैठ के दिखाऊं, आई थिंक इट इज़ वर्थ। मैंने को लगता है मैंने पूरी सनरूफ खोल दी है, सो दिस इज़ ऑल द सनरूफ फ्रॉम द बैक साइड। अभी ये खुली हुई है, यू कैन सी द नेट एज वेल, जिसकी वजह से ना अंदर कुछ डस्ट वगैरह नहीं आती है, तो इसको बंद कर देते हैं। आई जस्ट होप ये साथ में ना आ जाए, वैसे ही साथ में अगर बंद होता है तो ये उस टाइम निकल पड़ता है। यस, दिस इज़ ओपन नाउ। तो दिस इज़ द सनरूफ, जिसका क्रेटा बैस को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इट इज़ वेरी नाइस एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस कार। अब बात करते हैं गाड़ी की ड्राइविंग की। एंड अभी आप देख सकते हो हेडरूम कितना अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं नीचे के बैठा हूँ, तो अगर मैं ठीक से होकर बैठता हूँ तो दिस इज़ द हेडरूम, जो कि ज़्यादा है या कम है ये आप ही डिसाइड करो। मुझे इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है, खासकर अगर मैं नीचे के बैठूँ। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि आगे जगह ज़्यादा बचती है तो मैं नीचे के बैठ सकता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस हेडरेस्ट, ओह वाओ, अभी मैंने नोटिस किया इसके ऊपर ना कंपनी के पिलो लगे हुए हैं हेडरेस्ट पे। दीज आर वेरी नाइस, दीज आर वेरी नाइस पिलोज, दीज आर वेरी नाइस। अगर आप क्रेटा लेते हो तो यार ये ज़रूर लगवाओ आप, बहुत अच्छे पिलो हैं ये। दीज आर वेरी नाइस पिलोज। एंड आपको आइसोफिक्स सीट का माउंट भी मिल जाता है इसके अंदर यहीं कहीं पे। तो डेट इज़ ऑल फॉर द बैक। एंड अब गाड़ी को चला के देखते हैं। सो नाउ इट इज टाइम टू ड्राइव द कार। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको सीट बेल्ट पहले लगाने वाली आदत होनी चाहिए। सो बूम एंड लेट अस स्टार्ट इट। एक पैर क्लच पे, nice, and you can see system check again, so we'll just move. AC मैंने मिनिमम कर रखा है, बट थैंक्स टू Hyundai आवाज़ आती नहीं है ज़्यादा। Getting this car on road is absolutely easy, very easy. This is one of the easiest cars to drive.
अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी चला के ला चुका हूँ गाड़ी को यहाँ तक, थोड़ा सा वाइब्रेशन आज ज़्यादा होगा और थोड़ी सी आवाज़ शायद डिफरेंट आए। उसके पीछे रीज़न ये है कि ना जहाँ मैं माउंट करता हूँ इस कैमरे को, इस मोबाइल को, बेसिकली दिस इज़ माई फ़ोन, तो वो माउंट टूट गया अनफॉर्चुनेटली समहाउ। एंड दूसरी बात, माइक में कुछ इशू है, तो यूजुअली मैं माइक को हमेशा डिफरेंट कनेक्ट करता हूँ। कैमरा अलग होता है, माइक अलग होता है। राइट नाउ कैमरा और माइक फ़िलहाल एक ही साथ लगा हुआ है, तो इन केस ऑडियो अगर ख़राब है तो मैं इसका ऑडियो यूज़ करूँगा, जो कि डिसेंट है, आपको बात समझ में आ जाएगी, बट शायद उतनी क्लियर ना हो। तो उसके लिए मैं आपको सॉरी पहले ही बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑडियो ख़राब नहीं बाद में, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर डैट। देखो, मैं भी इतना टाइम लगा कर वीडियो बनाता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ ऑडियो अच्छा है, बट जब मौके पर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में ना। मतलब मेरे पास 2 माइक है, लेकिन जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता था मेरी वो चीज़ ख़राब हो गई है। सो थोड़ा सा आज हमको ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा, एंड इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैं इसको फिक्स कर लूँगा। तब तक के लिए मेन बात, गाड़ी बहुत इजी है चलाने में, ये वाली ना। आप जैसे मैं चलाता हूँ टाटा की कारें या जितनी भी कारें हैं जो बेसिकली थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड करती हैं, तो जब मैं इस पे आता हूँ, Hyundai कार्स आर रिलेटिवली इजी टू ड्राइव। एंड जैसे जैसे Hyundai की कार्स प्रोग्रेस करती जा रही हैं, जैसे देयर वाज अ टाइम जब पहली i20 आई थी एंड इट वाज लाइक वॉबली ऑन इवन ऑन स्ट्रेट रोड्स, है ना, थोड़ा सा बम्प आता था रोड पे तो वो जंप हो जाती थी। उसके मुकाबले गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन उस चीज़ पे हम आते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का बहुत ज़्यादा शानदार है, पकड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड मतलब ग्रिप एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। और नीचे से बॉटम होने की वजह से इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, जैसे मैं राइट नाउ स्टीयरिंग व्हील मैंने सबसे नीचे कर रखा है ताकि इस कैमरे का एंगल सही से बन जाए। तो उस एंगल को दिखाने के लिए मैंने स्टीयरिंग व्हील नीचे किया हुआ, और नीचे से ये राउंड नहीं है, फ्लैट है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन कम रहती है कि ये मेरी लेग्स को टच करेगा, ठीक है, एज एन अदर कार्स। थोड़ा सा मैं सेंट्रल लेन में आ जाता हूँ। अमृतसर में ना यहाँ राइट लेन पर लोग कई बार आ जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पर, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों का। तो स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी नाइस टू होल्ड एंड इट फील्स ग्रेट। हाउएवर जहाँ फीडबैक की बात है तो इट इज़ नेग्लिजिबल। आई से फीडबैक देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो फीडबैक। येस, द थिंग्स कीप ऑन इम्प्रूविंग। पुरानी क्रेटा के मुकाबले ये थोड़ा सा बेटर फील होती है, स्लाइटली बेटर, बट अगेन द Hyundai वाइब इज़ देयर। एंड अगर आपको सॉफ्ट कार चाहिए तो डेफिनेटली आपके पास Hyundai के अलावा मेरे को लगता है कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फीडबैक इट इज़ नॉट सो ग्रेट, बट ईज़ ऑफ यूज़ इज़ वेरी गुड, क्योंकि जहाँ पर गाड़ियों में फीडबैक होता है ना, वहाँ आपको स्टीयरिंग पर थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है जब आप कार को शहर में चला रहे होते हो। हाईवे पे तो क्योंकि लंबी रोड रहती है तो आपके मोड़ कम आते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता रिलेटिवली, लेकिन जब आप उसको शहर में चला रहे हो तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो आपको इस कार के अंदर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसका नेगेटिव पॉइंट है कि फीडबैक ज़ीरो है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आपको थोड़ी सी ईजी है ये गाड़ी चलाने में। उसके अलावा अगर मैं पैडल्स की बात करूँ तो गाड़ी के पैडल्स दे फील वेरी रिफाइंड, लाइक एक्सेलरेशन बहुत ही ब्रिस्क, मतलब ब्रिस्क भी कह लो, मतलब बहुत फाइन ट्यून्ड है इसकी गाड़ी के पैडल्स। एंड जो क्लच है वो थोड़ा सा स्प्रिंगी एक्शन देता है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखोगे, जो कि बहुत टाइम हो चुका है मुझे बनाए को Hyundai की वीडियोस, तो वहाँ पर भी पैडल्स थोड़े से स्प्रिंगी है इस गाड़ी के, मतलब Hyundai की कार्स के। तो वो चीज़ यहाँ पर दोबारा इन्होंने बरकरार रखी है। अगेन वही बात है कि Hyundai की गाड़ियाँ शहर में चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। वो चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठते ही, जब मैंने पहला मतलब गियर डाल के मैंने जब गाड़ी को जस्ट मूव किया है, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया हो गया है। हॉर्न अभी आपने गाड़ी का सुन लिया है, गाड़ी का हॉर्न इट इज़ डिसेंट फॉर द साइज ऑफ दिस कार। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मैं वेरी गुड कह रहा हूँ कंपेयरिंग टू द कार्स जो इसी बजट सेगमेंट में आप लेते हो। अगर आप XUV 500 या हैरियर कंसिडर करना चाहते हो, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी बड़ी है, थोड़ा सा उनको मैचो लुक ज़्यादा मिलता है, अगर आप वो गाड़ियाँ कंसिडर कर रहे हो तो उसके अलावा ये गाड़ी के व्यूइंग एंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि अगेन एक पॉइंट है गाड़ी को चलाने की ईज़ की तरफ। अगर आपने ये देखा या रिकॉर्ड हुआ तो किस तरह के यहाँ पर लोग हैं अमृतसर के अंदर, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। सो अगेन व्यूइंग एंगल्स अच्छे होने की वजह से भी गाड़ी चलाने में थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाती है। आपको शहर के अंदर इसको मैनेज करना पड़े तो इट इज़ वेरी इजी। हाईवे के ऊपर अगेन व्यूइंग एंगल मैटर करते हैं, बट शहर में आपके टर्न्स ज़्यादा होते हैं, आजू बाजू लोग ज़्यादा होते हैं, तो आपको व्यूइंग एंगल शहर में ही ज़्यादा काम आते हैं। तो सारी बातें घूम फिर के एक ही इशारा करती हैं, Hyundai की गाड़ियाँ शहर में चलाने के लिए बहुत अच्छी हैं। दिस कार इज़ नो एक्सेप्शन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट Hyundai कार्स टू ड्राइव इन द सिटी।
अगर मैं बात करूँ गियर्स की, तो गाड़ी के गियर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है, प्रिसीजन अल्टीमेट है, स्लॉटिंग बहुत ज़्यादा क्विक है, ज़बरदस्त। जो Hyundai करता है गियर्स के अंदर, मेरे को लगता है अगर वो सारी कंपनियां करने लग जाएं, माशाल्लाह काम हो जाए। इवन देखो मारुति के गियर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट अगर कंपटीशन की ही बात करूँ, सेल्टॉस के पास भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें इनका तो देखो आपस में कंपैरिजन करना, अगर आप डीप कंपैरिजन करते हो सेल्टॉस का और क्रेटा का, तो फीचर्स के अलावा मेरे को लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें मैचिंग सी ही हैं। एक्चुअली मैंने मोबाइल ना शीशे के आगे लगा दिया, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू आ सकता है, पर चलो आई विल ड्राइव विद केयर। तो गियर्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा शानदार है। मतलब अगर आप इस कार के अंदर, यूजुअली आपको पता ही होगा, अब तक अगर आप क्रेटा ढूंढ रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि क्रेटा के अंदर आपको 3 तरह के गियर बॉक्स मिलते हैं, 4 तरह के बेसिकली। मैनुअल, देन देयर इज़ ऑटोमेटिक पेट्रोल, ठीक है। मैनुअल तो चलो तीनों में ही आता है, जो भी इसके इंजन में ऑप्शन है जिसकी हम बात करेंगे। मैनुअल तो आपको हर जगह अवेलेबल है। पेट्रोल के अंदर आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है, पेट्रोल के अंदर आपको DCT भी मिलता है, यानी कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, विच इज़ बेसिकली अ हाई परफॉर्मेंस वर्जन ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड देन डीजल के अंदर आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर। तो जो लोग प्रेफर करते हैं मुझे शहर में गाड़ी चलानी है, मेरे पास ऑटोमेटिक होना चाहिए, सच बता रहा हूँ, अगर आप क्रेटा के अंदर मैनुअल भी ले लोगे ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ हैरियर के अंदर, क्योंकि आजकल एक हॉट टॉपिक है, प्लस क्रेटा से लोग हैरियर को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तो हैरियर के जो गियर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी नाइस, स्लॉटिंग इज गुड, प्रिसीजन भी उनके अंदर है, लेकिन वो ना थोड़ा सा चंकी फील होता है, पता चलता है आपको कि आपको जोर लगाना पड़ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। कमिंग टू क्रेटा, अगर मैं क्रेटा की बात करूँ तो इसके गियर्स इतने ज़्यादा नाइस हैं कि हैरियर डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इट। उसके अपने प्लस पॉइंट है जिसकी हम बात करेंगे उसके रिव्यू में, बट अदरवाइज क्रेटा का गियर बॉक्स अगर मैं आइसोलेशन में देखूँ बहुत ज़बरदस्त है, अगर मैं कंपटीशन में देखूँ बहुत ज़बरदस्त है, तो गियर बॉक्स से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की, तो मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी तक वो ये बात जान चुके होंगे कि Hyundai सॉफ्ट सस्पेंशन को फेवर करता है, Hyundai एंड टाटा, एंड उसकी वजह से Hyundai की राइड क्वालिटी हमेशा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। एंड जो कि मैं बहुत बार बताया, सॉफ्ट सस्पेंशन इज इक्वल टू कंफर्ट। स्टिफ सस्पेंशन, थोड़ा सा अगर सस्पेंशन टाइट होता है तो दैट फेवर्स हैंडलिंग, स्टिफ सस्पेंशन से हैंडलिंग आपकी अच्छी हो जाती है। तो सेम चीज़ इस गाड़ी के अंदर है, सस्पेंशन सॉफ्ट है जिसकी वजह से हैंडलिंग पर फर्क पड़ता है, जो हमने स्टेजिंग में देखा। अपार्ट फ्रॉम डैट, सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है, जैसे छोटे मोटे रोड पर बम्प्स आते हैं, तो वो बम्प्स आपको फील नहीं होंगे इमीडिएटली, राइट। आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, गाड़ी आपकी ग्लाइड करेगी, बहुत आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, अगर आपको एकदम से टर्न लेना है किसी भी तरह का, जैसे अगर आप एकदम से इमीडिएट लेन चेंज करते हो, तो दिस कार हैज़ क्वाइट बॉडी रोल, और ये बॉडी रोल मैं ये नहीं कह रहा बहुत ख़राब है, इट इज़ मैनेजेबल, लेकिन मैनेजेबल मुझे अभी लग रहा है क्योंकि अभी मैं इसको एक तरह का कह लीजिए टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, राइट। मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मुझे पता है मैं ये चीज़ जान के कर रहा हूँ। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये चीज़ कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है इन अ Hyundai कार कंपेयर टू राइवल, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। बॉडी रोल है, देन अगर आप जैसे मैं क्विक लेन चेंजेस करता हूँ ना, तो मुझे वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो मुझे बाकी गाड़ियों के अंदर मिलता है। तो दिस इज़ वन वीक पॉइंट ऑफ क्रेटा। लेकिन अगेन अगर आप कंफर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सी गाड़ियों के अंदर ये चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, बस वो कॉम्प्रोमाइज़ Hyundai की कार में सबसे ज़्यादा होता है। It is good, I'm not saying it is bad, it is just not up to the level of let's say Harrier और Jeep Compass, even Renault Duster। तो ये एक चीज़ है जो Hyundai जो क्रेटा लेना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हाईवे के ऊपर हाई स्पीड के अंदर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कॉर्नरिंग एबिलिटीज़ गाड़ी की थोड़ी सी वीक है हाल से। उसके अलावा अगर मैं आपको हैंडलिंग में एक और चीज़ दिखाऊं जो कि मेरे को दिखाने का मूड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को पुश करता हूँ, वी आर अबाउट टू रीच 100, so now we are 100 if it is visible from this camera। so 100 पे ना ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती है, प्लस थोड़ा सा नोज डाइव है इस गाड़ी के अंदर। आई फील है कि गाड़ी का फ्रंट एंड थोड़ा सा हैवी है, नोज डाइव इतना ज़्यादा बाकी गाड़ी में नहीं होता जितना इसके अंदर है। स्टीयरिंग लिटरली फील्स लाइफलेस नियर 100, मतलब ये ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे टायर में वो फीलिंग नहीं आ रही जो मुझे बाकी गाड़ियों में इंस्टेंटली आ जाती है। लेकिन अगर आप पुरानी क्रेटा से कंपेयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर डेफिनेटली कंपनी ने काम किया है, एंड वो चीज़ पता चलती है आपको, क्योंकि जो पुरानी Hyundai क्रेटा थी वो स्टिल थोड़ा सा फीबल महसूस होती थी हाई स्पीड टर्न्स के ऊपर, लेकिन ये इट इज़ मच बेटर एक्चुअली। अगेन यू टर्न वेरी इजी,
मैन्यूवरिंग इज़ वेरी इजी इन दिस कार बिकॉज ऑफ लाइट स्टीयरिंग। बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आता है, मतलब इतना इजी। जिस गाड़ी का जो मैं साइज़ देख रहा हूँ उस हिसाब से जैसे मैंने टर्न लिया है ना, इट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं छोटी गाड़ी की बात करूँ तो लोगों को पता है मेरे पास इंडिका है, एंड मेरी इंडिका का भी स्टीयरिंग जो है फीडबैक भी देता है, और वो लाइट भी बहुत है। मैं बता चुका अपनी वीडियो के अंदर क्यों। तो उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आता, जो कि उस गाड़ी से मैं बहुत ज़्यादा कस्टम हो चुका हूँ, यानी उस गाड़ी की मुझे आदत है। लेकिन स्टिल ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ईजी महसूस होती है मुझे। Hyundai cars are just at a next level when you talk about ease of maneuvering because everything is so light. But ये अगर आप फीडबैक लवर हो, आपको चाहिए स्टीयरिंग पर मुझे फीडबैक मिलता रहे, तो डेफिनेटली आपको कहीं और देखना पड़ेगा। However, there is one car that has very soft handling, फीडबैक थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टीयरिंग की प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो है रेनॉल्ट डस्टर। और डस्टर एक ऐसी गाड़ी है जो मैं समझता हूँ चलाने में बहुत ज़्यादा शानदार है। स्टीयरिंग की एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छी है उस गाड़ी की। तो अगर आपको चाहिए गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल भी हो, सब कुछ बेस्ट हो, बैलेंस बहुत अच्छा हो, तो आप डस्टर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगेन जब आप इंटीरियर कंपेयर करोगे दोनों गाड़ियों का, तो डस्टर दूर दूर तक नहीं है। आज की डेट में किसी भी गाड़ी के अंदर डस्टर जितना, आई एम सॉरी जिनके पास डस्टर है, डस्टर जितना बेकार इंटीरियर किसी गाड़ी के अंदर नहीं है। राइट, मैं डस्टर को बहुत अच्छी गाड़ी समझता हूँ, लेकिन अगेन वो इंटीरियर में जितनी मार खाती है गाड़ी, नहीं कोई नहीं। इंडिका को भी लोग इतना बुरा नहीं कहते जितना लोग डस्टर को बोलते हैं, बिकॉज डस्टर के लिए आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो। आप एक 12-14 लाख वाले सेगमेंट में आ जाते हो, जहाँ पर इवन अगर आप, मैं कहूँगा आप स्विफ्ट से भी डस्टर को अगर कंपेयर करोगे ना, तो स्विफ्ट का इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। राइट, तो दैट इज़ वन थिंग। अदरवाइज Hyundai ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया हर चीज़ में, पुरानी क्रेटा के मुकाबले। एक्यूरेसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, राइट, एवरीथिंग इज़ बेटर। जस्ट इट इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो आपको क्रेटा में 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं: 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल एंड 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल। नाउ जो वेरिएंट मैं भी चला रहा हूँ ये है 1.5 लीटर पेट्रोल, एंड ये बनाता है तकरीबन 115 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर। प्लस माइनस कर लेना थोड़ा बहुत होता है, राइट। तो आई थिंक 144 या 145 न्यूटन मीटर ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड अगर मैं ऑनेस्ट सा ओपिनियन आपको दूँ इस गाड़ी के बारे में, अभी तक मैं इसको छोटा सा शहर में चला चुका हूँ, बाकी राइट नाउ मैं हाईवे के ऊपर हूँ। शहर के अंदर ये गाड़ी बहुत ही इनफ फील होती है मुझे, जो इसकी पावर है। ये इंजन मेरे को लगता है शहर के अंदर बहुत डिसेंट है, जहाँ पर आपको इमीडिएट चेंजेस नहीं करने किसी भी चीज़ के। अगर आपको एकदम से इमीडिएट ओवरटेक नहीं करना या कुछ भी, मतलब अगर आप एक रिलैक्स ड्राइविंग चाहते हो, ये इंजन बहुत ही ज़्यादा इनफ है, राइट। गाड़ी कहीं से भी मुझे अंडर पावर्ड फील नहीं हो रही है इस समय, मैं बहुत देर से गाड़ी को चला रहा हूँ। तो एक तो थी ये बात। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी रीसेल अच्छी हो, राइट, एंड गाड़ी का खर्चा भी कम हो आपका लॉन्ग रन का, एंड आपको एक्स्ट्रा पावर भी मिल जाए, तो डेफिनेटली वे टू गो इज़ 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल। मैंने वो सेल्टॉस के अंदर चलाया है एंड इट फील्स वेरी नाइस। इनफैक्ट वो आपको ऑलमोस्ट डीजल वाले लेवल पर पहुंचा देता है, एंड जो पावर आउटपुट है 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल का, इट इज़ वेरी गुड। इट मेक्स 140 bhp एंड 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो वो नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो नंबर्स आपको, अगर आप एक साथ दोनों गाड़ी को चलाते हो तो आपको इमीडिएटली फील होते हैं। अदरवाइज येस, 1.4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इज़ अ वेरी गुड वेरिएंट। बट अगेन उन लोगों के लिए जिन्होंने गाड़ी बहुत ज़्यादा चलानी है या फिर जिन्होंने हाईवे पर बहुत ज़्यादा जाना है, क्योंकि शहर के अंदर 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल करना आपको ज़्यादा नहीं काम कर सकते। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि शहर में आप कितनी गाड़ी भगा लोगे, राइट। अगर आप हाईवे पर रेगुलर जाते हो, फिर मैं आपको यही कहूँगा आप टर्बोचार्ज गाड़ी लो, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, राइट। तो दिस इज़ वन थिंग अबाउट इट। एंड डीजल में अगर मैं बात करूँ तो सबको पता है कि Hyundai के डीजल इंजन बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं, तो वो भी आप आँख बंद करके ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाउएवर मेंटेनेंस Hyundai की गाड़ियों में एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी है रिसेंटली, कि Hyundai गाड़ी के अंदर ना मेंटेनेंस अगर आप टाइम टू टाइम देते रहो, यानी अगर आपकी सर्विस 10,000 पे है तो आप वहाँ 10,000 के ऊपर पहुँचो, देन Hyundai की गाड़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ना आप इसको एफर्टलेसली लाखों किलोमीटर चला सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनफैक्ट ये आपको हर गाड़ी में ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन Hyundai गाड़ियाँ मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है सर्विस के लिए। तो अगर आपकी Hyundai की गाड़ी सर्विस डिमांड करती है, इसकी सर्विस का अगर इसका टाइम आ गया है, तो प्लीज़ आप इस गाड़ी की सर्विस कराओ, राइट। एंड कमिंग बैक टू दी इंजन्स, आपको मैं बता चुका हूँ इंजन ऑप्शंस कौन से आते हैं और आपको कौन से लेने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीनों इंजन की रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको इंजन का इंट्रूजन नहीं होगा कैबिन के अंदर। एंड रिफाइनमेंट लेवल्स आर सो गुड कि अभी मैं चौथे गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ, एंड अगर मैं RPM हाई भी करता हूँ तो भी गाड़ी के इंजन की आवाज़ कैबिन में बहुत ही लिमिटेड सी आती है, आपको फील नहीं होगा उस बात का। चाहे ये पेट्रोल है, लेकिन इनका डीजल में भी यही हाल है, राइट।
तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली कंफर्ट के मामले में आप किसी भी गाड़ी को चुन सकते हो. एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डिज़ाइन इन केस ऑफ Hyundai कार्स. अगर मैं माइलेज की बात करूं तो मुझे एक छोटा सा ड्राइव इन्फो राइट नाउ जो दिखा रहा है MID के ऊपर, इट इज़ सेइंग अभी तक मैं 28 किलोमीटर चला चुका हूं और मेरी एवरेज जो आया है वो 13 का आया है. राइट नो, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल एवरेज बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तो मेरा कैमरा गिर गया था जो आपको ब्लूपर्स में देखने को मिलेगा. उसके अलावा मेरी स्पीड ना बड़ी मिसमैच हो रही है, जैसे ट्रैफिक आ रहा है प्लस मुझे आपसे बात भी करनी है तो मैं कांस्टेंट ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, ये फैक्ट सी बात है, कोई बंदा से कांस्टेंट नहीं दे सकता. या तो मेरे को आपको फुल स्पीड ड्राइविंग दिखानी हो जैसे हमारे कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है क्योंकि उसमें उनका सारा ध्यान ड्राइविंग पर होता है, कैमरा वो एक ही लगाते हैं एट ए टाइम. तो उस केस में आउटपुट डिफरेंट होगा. मैं क्योंकि आपसे भी बात कर रहा हूँ देन मैं गेयर्स भी बार बार शफल करता जा रहा हूँ, मेरी जो स्पीड है वो भी 80 पर मुश्किल से पहुँच रही है. तो डेफिनेटली माइलेज कम है, बट आई एक्सपेक्ट जैसे अगर मुझे इस ड्राइविंग में 13 दे रहा है ना जैसे मैं चला रहा हूँ उस समय, तो मुझे आइडिया है अगर मैं इसको तरीके से चलाऊँगा एंड 80 to 90 की रेंज में मेरे को लगता है ये गाड़ी बहुत आराम से बड़े इजीली ये गाड़ी एफर्टलेसली 16 के आसपास डिलीवर करेगी. ऊपर भी कर सकती है, मेरे को लगता नहीं इसकी एवरेज 16 से कम होगी. तो अगर आप माइलेज को सोच के गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं. कोई मेरे को लगता नहीं कि कोई ख़राब माइलेज है 16-17 की. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस MID गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स मोड गाइडेंस आई विल से, जिसको पहले मैंने 1-2 वीडियो के अंदर स्पोर्ट मोड बोला है, पर मेरे को लगता है नाउ इसको स्पोर्ट मोड नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए स्पोर्ट मोड गाइडेंस. जहाँ पर गाड़ी के अंदर टेक्निकली कोई स्पोर्ट मोड आपको नहीं मिलता, लेकिन जब आप गाड़ी को चला रहे हो, अब जिस तरीके से गाड़ी को चला रहे हो ना, आपको MID उस हिसाब से नोटिफाई करता है गियर के लिए. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गाड़ी बहुत प्यार से चला रहा हूँ एंड तकरीबन 2000 के आसपास मेरे RPM है. आई डो नॉट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट स्क्रीन के अंदर, बट यहाँ पर एक 6 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैं 5वें गियर पर हूँ, मेरा RPM है 2000. तो वो कह रहा है मुझे अब अपशिफ्ट कर लो ताकि गाड़ी की माइलेज अच्छी आती रहे. लेकिन जैसे ही मैं इसको थ्रॉटल इनपुट देता हूँ और मेरा RPM बढ़ना शुरू होता है, उस जगह पर आकर मेरा वो गियर का आइकन चला जाता है एंड गाड़ी एक तरह से छोटा सा स्पोर्ट मोड में आ जाती है. यानी गाड़ी मुझे कहती है कि अभी स्पीड को बरकरार रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जब आपकी सुई ऑलमोस्ट रेड लाइन पर पहुँचती है तब आपको गियर चेंज करने का ऑप्शन आता है. तो दिस इज़ अ नाइस टच जो बहुत सी गाड़ियों में मैंने देख लिया अब तक, कि एक तरह का स्पोर्ट्स गाइड कहूँगा मैं इस चीज़ को, कि अगर आपको गाड़ी तेज़ चलानी है तो आपको कार ही बताती है कि अभी गियर मत डालो, अभी गियर मत डालो, देन यू रीच द RPM लिमिट एंड देन कार सेज यस, अब अगला गियर डाल दिया जाए. लेट अस डू इट ऑन सेकंड गियर बिकॉज 5वें गियर पर ही काम करना है थोड़ा सा मुश्किल है. यस, आफ्टर सम 5000 RPM गाड़ी कहती है कि गियर डाल दिया जाए एंड गाड़ी का एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है. वाह, बात करते हैं कंपटीशन के बारे में. आपके पास इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आता है वो है किया सेल्टॉस, बिकॉज सेम कंपनी, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस है, थोड़ा सा फीचर का फ़र्क है. उसके अलावा डिफरेंट एक कार आ जाती है जो कि सेगमेंट थोड़ा सा ऊपर लगता है, लेकिन प्राइसिंग ओवरलैप करने की वजह से मैं कहूँगा एक तरह से कंपटीशन में आ ही जाती है वो गाड़ी. वो है टाटा की हैरियर. एंड देन देयर इज़ XUV 500 जिसका नया मॉडल आएगा तब उसके बाद ही उसको लोग थोड़ा सा देखेंगे. अदरवाइज़ अभी का मॉडल तो उसका मुझे लेने लायक नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया. 2020 में, वो भी एंड पे, यानी 21 ऑलमोस्ट आने वाला है, और आप वो वाली XUV 500 ले लो जो पता नहीं कब से आ रही है. मतलब इंटीरियर उसका आज तक सेम ही है जब से वो XUV 500 लॉन्च हुई है, तो उसको पहला बड़ा अपग्रेड मिलना है अभी. राइट, तो मुझे नहीं लगता वो गाड़ी फिलहाल किसी को खरीदनी चाहिए जब तक उसको महिंद्रा अपग्रेड नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस यू आर इन डायर नीड ऑफ 7 सीटर एंड अ कंफर्टेबल कार. बिकॉज स्कॉर्पियो में उतना कंफर्ट नहीं है. देन टाटा के पास हेक्सा है, तो हेक्सा थोड़ा सा मेरे को लगता है बजट से ऊपर हो जाती है. एक रेनो डस्टर मिलती है, बट अगेन इंटीरियर की प्रीमियमनेस जब आप दोनों की कंपेयर कर लो ना, तो बंदा बहुत कोई हार्डकोर होगा जो गाड़ी के मैकेनिक्स को समझता होगा वो डस्टर की तरफ जाएगा. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि डस्टर के इंटीरियर में ऐसी कोई चीज़ है जो क्रेटा के बायर को अपनी तरफ आकर्षित कर सके. बिल्कुल भी नहीं, जीरो, जिप, नाडा. सो सेल्टॉस की अगर मैं बात करूं कौन ले सकता है, किसको लेनी चाहिए. देखो, लुक्स की बात करूं तो मैंने जैसे पहले ही कहा था, इस गाड़ी के लुक्स पोलराइजिंग है. किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को पर्सनली नहीं अच्छे लगेंगे. मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फ्रंट जो है वो सेल्टॉस का बहुत ही ज़्यादा पसंद है. जो रियर है वो मुझे सेल्टॉस का भी ठीक लगता है, मुझे क्रेटा का भी ठीक लगता है, तो उनमें मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रंट मैं क्रेटा का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ. दे हैव वेरी डिसेंट लाइट्स क्रेटा के अंदर, बट स्टिल जो सेल्टॉस की लाइट्स हैं, मतलब
बहुत ही अच्छा लाइट शो लगता है उसको देखकर, तो वो एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे सेल्टॉस का हमेशा से। उसके अलावा जो फीचर्स आपको सेल्टॉस में मिलते हैं, देखो वहाँ पर बात आ जाती है ट्रेड ब्लोज मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर अच्छी हैं, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट इंटीरियर मुझे ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार है, बट ब्लैक इंटीरियर मिलता है सेल्टॉस के अंदर, वो थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, तो मुझे इंटीरियर भी सेल्टॉस का थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। हाउएवर आई पर्सनली लाइक दिस थिंग कि इसमें वेंट्स ऊपर है और टच स्क्रीन नीचे है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिर टच स्क्रीन ईजिली अप्रोचेबल है और वेंट्स की आवाज़ सीधा मेरे मुँह पे आती है, राइट। तो ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर है इसके इंटीरियर में मेजर मेरे लिए। लेकिन अगेन अगर मुझे इन दोनों कार में चूज़ करना पड़े तो मैं सेल्टॉस की तरफ जाऊँगा, बिकॉज फ्रंट फेशिया जो सेल्टॉस का है वो ज़बरदस्त है। अगर मैं कंपेयर करूँ उसको हैरियर से, देन छोटे मोटे फीचर भी हैं सेल्टॉस के अंदर सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा, जैसे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर या 360 कैमरा मिल जाता है, तो वो एक पर्सनल चॉइस आ जाती है कि आप Hyundai के साथ जुड़े रहना चाहते हो या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, जो कि एसेंशियली Hyundai ही है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है बस, राइट। अब बात करते हैं हैरियर के बारे में कि हैरियर वर्सेस क्रेटा किसको क्या लेना चाहिए। देखिए ये दो गाड़ियाँ ना बहुत तरह से एक जैसी भी हैं और बहुत तरह से डिफरेंट भी हैं, राइट। एक जैसी कैसे हैं, दोनों ही गाड़ियाँ स्पेशियस 5 सीटर हैं, 5 लोगों के लिए दोनों गाड़ियों में एम्पल स्पेस है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों का स्टांस थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी सी ऊंची गाड़ियाँ हैं आजकल जैसे इंडिया में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। देन दोनों गाड़ियाँ ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से ऐसे प्लेसेस पर जा सकती हैं जहाँ पर आपकी यूजुअल सेडान कार नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्राइसेस को अगर मैं देखूँगा तो बहुत सारे मॉडल्स दोनों गाड़ियों के ओवरलैप करते हैं, राइट। आप 17 लाख के अंदर भी क्रेटा और हैरियर ले सकते हो, आपका अगर बजट 19 लाख है तब भी आप क्रेटा और हैरियर देख सकते हो, इवन अगर आपका बजट 21 लाख है तब भी आप क्रेटा और हैरियर दोनों में देख सकते हो, जो कि क्रेटा का जो टॉप मॉडल है वो कुछ शहरों के अंदर 21 लाख तक पहुँच जाता है। तो क्योंकि मॉडल ओवरलैप करते हैं इसलिए मैं कहूँगा कि क्रेटा एंड हैरियर को कंपेयर करना ठीक है, राइट। कुछ लोगों को गुस्सा लगता है हैरियर वालों को सुन के, क्रेटा से कैसे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ किसके लिए क्या है। देखिए अगर आप एक छोटी मैनेजेबल गाड़ी चाहते हो शहर के लिए, आपकी हाईवे यूसेज कम है, तो आंख बंद करके आप क्रेटा ले लो चुपचाप। हैरियर शहर में चलाना इट इज़ नॉट एज ईजी एज दिस कार। क्रेटा शहर में हैरियर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभी तक चलाते चलाते मुझे 50 किलोमीटर हो गए हैं, और 50 किलोमीटर में जब मैंने पहला किलोमीटर कवर किया था ना, मुझे तभी आइडिया हो गया था कि क्रेटा शहर में चलाने में हैरियर के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। क्योंकि ये इजी टू मैन्यूवर है, आप इसको जैसे मर्जी बहुत आराम से मोड़ सकते हो, बड़ी कंफर्टेबल सी गाड़ी लगती है ये। तो अगर आपका ड्राइविंग ज़्यादा शहर की है और हाईवे की कम है तो आप क्रेटा लो। अगर आपकी ड्राइविंग हाईवे पर ज़्यादा है शहर में कम है तो वाइस वर्सा तो हो ही गया, आप समझ ही गए हो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मेरा मिक्स यूसेज है, मैं सिटी में भी चलाता हूँ, मैं हाईवे पर भी चलाता हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप डिसाइड खुद करो। मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूँ दोनों गाड़ियों के। देखिए हैरियर इज़ अ बिगर कार, देन वो बिगर कार चलती भी बिगर कार के जैसे है, उसका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस कार के मुकाबले, देन उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली कार चलाने का मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा है कि अगर मेरा दोनों कुछ बराबर है तो क्यों ना मैं हैरियर की तरफ जाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैरियर में इसके मुकाबले इन्फीरियर है। सबसे पहले तो जो इसकी कैबिन आइसोलेशन है, खासकर इंजन की जो आवाज़ कैबिन में आती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इवन इन डीजल मॉडल। हैरियर का इंजन जो फिएट का 2 लीटर इंजन है मल्टीजेट, थोड़ा सा वो नॉइजी है, नो दिस थिंग, राइट। इसके आप टेस्ट ड्राइव लेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर आप दोनों टेस्ट ड्राइव एक ही दिन पे लेते हो तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि हैरियर का इंजन थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करता है। दूसरी बात, हैरियर इज़ अ बिगर कार जिसकी वजह से आपको मैन्यूवरेबिलिटी में डिसेंट प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ स्टीयरिंग हल्का होने से मैन्यूवरेबिलिटी नहीं होती, उसकी व्यूइंग एंगल इस कार से डिफरेंट है। आप थोड़ा और ऊपर होकर बैठते हो, थोड़ा और दूर हो जाते हो बम्पर से, देन पिछला शीशा उसका थोड़ा सा छोटा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ वो सही से जा भी रही है कि नहीं जा रही, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कैमरा हो। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हैरियर के अंदर आपको ये एक इशू आ सकता है कि गाड़ी आपको चलाने में, चाहे वो ऊंची भी है लेकिन आपको चलाने में थोड़ी अजीब लगेगी। देन तीसरी बात, जब मैंने ऊंचा किया तो मुझे ध्यान आया कि हैरियर के अंदर स्पेस इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, तो वो इजीली पता चल जाता है आपको। जैसे मैं यहाँ जब सीट को टॉप करता हूँ ना तो मेरी पगड़ी ऊपर टच होती है, मुझे थोड़ा सा ऐसे करके बैठना पड़ता है। हैरियर के अंदर जब मैं सीट को प्रॉपरली ऊपर कर देता हूँ तब भी मेरे को ऊपर ठीक ठाक जगह बचती है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। जिनको बेसिकली जो टॉल लोग हैं, जो मेरे जैसे मोटू लोग हैं, वो थोड़ा सा हैरियर को फेवर कर सकते हैं। देन एक और चीज़ जो हैरियर में इसके मुकाबले पीछे है, बिग पॉइंट, वेरी बिग पॉइंट इनफैक्ट, जो लोग टच स्क्रीन के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं उनको हैरियर नहीं लेनी चाहिए। हैरियर की टच स्क्रीन राइट नाउ इसके मुकाबले बहुत पीछे है, ठीक है। वो उस चीज़ पे काम कर रही है अभी कंपनी, कंप्लेंट्स वगैरह मैंने बहुत से लोगों की देखी हैं, देन कंपनी के रिस्पॉन्स भी मैंने देखे हैं। कंपनी बार बार
बहुत जल्दी नया वर्जन पुश करती जा रही है सॉफ्टवेयर का, तो बहुत सारे फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं उसके अंदर, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, बट इट इज स्टिल नोवेयर नियर क्रेटा की टच स्क्रीन या सेल्टॉस की टच स्क्रीन हैरियर से बहुत बेटर है। ये मुझे नहीं पता कोई और रिव्यूअर बताता है आपको कि नहीं बताता, बट ये टच स्क्रीन उससे बेटर है। अगर आप टच स्क्रीन को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो तो मैं सच बता रहा हूँ, हैरियर भूल के भी आप मत लेना, क्योंकि उसकी टच स्क्रीन, ये नहीं मैं कहूँगा कि फीचर कम है या लैग करती है, वो अनोइंग है, ठीक है। उनको अपनी टच स्क्रीन में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एक मेजर पॉइंट है। अगर मैं टच स्क्रीन और कैबिन की नॉइज़ को हटा दूँ तो पर्सनली मेरे लिए हैरियर इस कार से बेटर है, ठीक है। मैं कैबिन नॉइज़ के साथ भी रह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं जो कोई बंदा इमीडिएटली नोटिस करेगा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप वो बड़ी कार लेना चाहते हो कि नहीं। एक चीज़ और आ जाती है लोगों की रॉयल्टी। जो टाटा वाले हैं वो थोड़ा हैरियर को इजीली प्रेफर करते हैं, लेकिन जो Hyundai वाले हैं वो शायद ना प्रेफर करें, क्योंकि उनको आदत होती है एक रिफाइंड कार में रहने की, राइट। आप Hyundai के अंदर बैठते हो, आपको किसी चीज़ की आवाज़ ही नहीं आती, तो आपको लगता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन अदरवाइज जो क्वालिटी आपको आज की डेट में हैरियर दे रही है वो भी टाटा लेवल्स के मुकाबले बहुत अच्छी है। आपको बहुत अच्छा डैशबोर्ड मिलता है, आपको प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, प्लस हैरियर में आपको एक ब्लैक टोन भी मिल जाती है डार्क एडिशन के अंदर, तो मैं ब्लैक का थोड़ा ज़्यादा मैं उसको पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आप ही को डिसाइड करना है कि आप हैरियर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो या आप क्रेटा लोगे। बट अगेन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिर्फ यूट्यूब देखकर कभी डिसीजन नहीं लिया जाता। आप डेफिनेटली दोनों गाड़ियों को ड्राइव करो। हो सकता है आपको इसकी आइसोलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी लगे कि आप हैरियर के साइज़ के बारे में सोचो ही ना। हो सकता है हैरियर के अंदर का स्पेस और उसका साइज़, उसकी जो एक प्रेजेंस है, जो स्टांस है उसका रोड के ऊपर, वो आपको इतना जम जाए कि आप बोलो टच स्क्रीन का फ़र्क नहीं पड़ता, बस गाना चलना चाहिए। उस पर गाना वाना सही चलता है, उस पर मैप, जो पीछे का पार्किंग है वो आप बड़े आराम से देख सकते हो। लेकिन जब आप एडिशनल फंक्शन यूज़ करते हो एंड्रॉयड ऑटो या कार प्ले, तब वो थोड़ा सा टच स्क्रीन लैग करती है, एंड वो अनोइंग होता है कई बार बहुत ज़्यादा, राइट। जैसे इसके अंदर मैंने मैप का बटन दबाया एंड वॉइला आई एम एट मैप, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है मुझे वो, देन मैं नेविगेट का बटन दबाता हूँ तो मुझे इंस्टेंट ऑप्शन आ जाता है मुझे कहाँ जाना है। तो इट इज़ वेरी गुड, बट ये इतना ज़बरदस्त नहीं है हैरियर के अंदर, तो ये एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं है। प्लस यस, इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार, उसका इंजन 2000 सीसी के ऊपर है, तो उसका इंश्योरेंस भी महंगे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसी गाड़ी का जो सीसी है, जब वो 1500 से ऊपर टाप जाता है, जो भी गाड़ी 1500 सीसी से ज़्यादा का इंजन कैरी करती है, उसके जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं ना, वो सरप्राइजिंगली हाई होते हैं कंपेयर टू स्मॉलर कार्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी आपको हमेशा के लिए खर्चा भी उस कार का एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप वो शौक पालते हो कि भाई हैरियर लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो उसका एक्सपेंस है, राइट। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप किसी और गाड़ी से क्रेटा का कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे जल्द बताएं, क्योंकि हो सकता है शायद, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट शायद एक डीजल क्रेटा भी मेरे पास है जिसका मैं वीडियो करूंगा, तो उस वीडियो के अंदर हम उस कंपैरिजन की बात कर सकते हैं। अगर आप सेल्टॉस या हैरियर के मुकाबले किसी तीसरी कार से इसको कंपेयर करना चाहते हो तो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई चीज़ मेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना यार, बिकॉज बहुत टाइम से ना लिंक टूट रहा है एंड कोशिश किया जा रहा है लिंक किस तरह से दोबारा बनाया जाए, बट येस कार्स मेरे पास लिमिटेड है एंड कोरोना के चलते मैं कहूँगा कि मैं लोगों की कारें थोड़ा ज़्यादा ना प्रेफर नहीं कर रहा फ़िलहाल लेना। कंपनी की कार्स होती हैं वो तो बड़ी साफ़ सुथरी करके मिलती हैं, लेकिन लोगों की कारें रिस्क ही एक तरह का है ना, इतना पैसा आता नहीं जितना कोरोना को ठीक करने में लग जाएगा, बाद में होगा भी ठीक है नहीं पता नहीं। तो तब तक के लिए मतलब आप लोग ध्यान ज़रूर रखें। एक चीज़ और, जब मैंने कोरोना बोला तो मुझे ध्यान में है कि मैंने मास्क या रुमाल नहीं लगा रखा, तो मैं आपको इसकी दो बातें बता दूं कि मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो में जब मैंने बनाया था तो मेरा मास्क कहीं घूम गया, और वो अच्छा वाला मास्क था। मैं छोटे मास्क लेता नहीं हूँ, क्योंकि जो कान पे टांगने वाले मास्क होते हैं ना, वो आप देखो सरदार बंदा कैसे पहनेगा उसको, है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, रुमाल मैंने क्यों नहीं लगा रखा, क्योंकि रिसेंटली पुलिस ने भी एक ऑर्डर पास किया है, एक ऑर्डिनेंस निकला है जिसके अंदर अगर आप कार के अंदर अकेले बैठे हो, आपने कहीं नहीं जाना है बाहर, तो आप बिना मास्क के मतलब यहाँ रह सकते हो, और मुझे कहीं उतरना होगा तो मैं उसी समय रुमाल लगा के उतर जाऊँगा, ठीक है। देखो ये पहले भी ट्रायंगल हो रखा है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई क्रेटा का बैर है या आपके किसी फ्रेंड ने क्रेटा खरीदनी है तो डेफिनेटली उसको ये वीडियो शेयर करें। दिस वीडियो कैन हेल्प हिम मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आपका लगेगा, राइट। एंड अगर कोई इंसान लुधियाना से कार खरीदना चाहता है और वो डिस्काउंट चाहता है, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा, मैं कोई डीलर नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी से बात होती है इस बारे में, बट क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है लुधियाना के अंदर Hyundai के शोरूम में, तो वो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कोई परफेक्ट मैं कोई आपको ये नहीं बता रहा कि ये पक्का होगा ही होगा,
ठीक है। तो लुधियाना के अंदर अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो Hyundai की कोई भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो कि आप लुधियाना में कहाँ से क्या लेना चाहते हो। आप अपने प्राइसेस पता करके मेरे पास आओ कि आपको क्रेटा का, i10 का, i20 का ऑन रोड प्राइस ऐसा पड़ रहा है उस शोरूम से, और मेरे से जो बन पाएगा वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। अगर मैं बात करूँ शहर की ड्राइविंग के अंदर, तो गाड़ी बहुत इनफ फील होती है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि गाड़ी के अंदर पावर थोड़ी कम है। ये तो होना ही था। 6.5 hours later. जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक माउंट टूट गया और दूसरा माउंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो येस, आई एम फेसिंग सम इश्यूज इस गाड़ी का वीडियो करने में, बट नेवरदलेस ये हमारा काम है जिसको हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर मैं इंडियन चॉइसेस की बात करूं,